नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर जनरल स्टडीज पेपर के सभी सब्जेक्ट जीएस में जितने सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट का सेपरेट टारगेटेड फॉर बीपीएससी, बिहार एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, दरोगा, टारगेटेड कंटेंट रिवीजन करा रहा हूँ। इन सारे एग्जाम्स में जो जीएस की परीक्षाओं में सवाल आते हैं उसके कंटेंट सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ, जिसमें आज मैं ज्योग्राफी के दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और केवल आपके सामने हूँ। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाइए, पहला वीडियो देखिए ज्योग्राफी का। इसी तरह सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल में बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। केवल आपके लिए, केवल इस चैनल पर इस तरह के कंटेंट उपलब्ध हैं जो सब्जेक्ट बाय जनरल स्टडीज पेपर की रिवीजन फॉर टारगेटेड एग्जाम बीपीएससी, बिहार एसएससी, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जीएस रिलेटेड सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, जनरल स्टडी उसमें पूछा जा रहा है, या फिर आप इनमें से कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट है। या फिर कोई आप एकेडमिक स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिए रिवीजन ऑफ कंटेंट के लिए ये काम करेगा। चाहे आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11, 12 में, 6 से 12 तक का कोई भी बच्चा यह सीरीज पढ़ सकता है, देख सकता है एज ए रिवीजन फॉर जनरल स्टडीज पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये दूसरा टॉपिक है, पहला मैं पहले लेक्चर में कवर किया हूँ और आज ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे और कम से कम 5 से 8 वीडियो में पूरा ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का बेहतरीन लेक्चर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो भारत का जो उपखंड है, भूखंड, वो गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत में उपलब्ध पारद चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया है और हमने एक सेट कराया अभी, बिहार पुलिस का एग्जाम सेट मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, उसमें ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों। वैसे तो कई किताबों में अलग अलग विभाजित किया जाता है। यहाँ हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र यानी उत्तर का विशाल हिमालय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग यानी उत्तर का ही मैदानी भाग है, उत्तर में ही विशाल पर्वत है और में मैदान भी है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद आप कई किताबों में देखेंगे तो 4 नंबर में देता है दक्षिण का तटीय मैदान, जो तट है हमारी, तटीय मैदान भी है, और 5वें पे देता है मरुस्थल, ये भी दिया जाता है। तो लेकिन 3 मुख्य हैं, 4 और 5 तो है ही। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। तो हिमालय जो है, यानी जो पहला भाग आपने देखा उत्तर का विशाल हिमालय, उस हिमालय की संरचना को अगर समझना चाहें तो हिमालय की संरचना देखिए 4 है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य या लघु हिमालय, और चौथा है बाह्य या शिवालिक। तो ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ये हिमालय की संरचना के 4 भाग हैं। यानी उत्तर का जो विशाल हिमालय पर्वत है या उत्तर का विशाल जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको 4 भागों में देखेंगे। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और बाह्य या शिवालिक हिमालय। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए इनके बारे में, इनसे जो रिलेटेड कंटेंट है उसे देखते हैं। ये जो कंटेंट है आइए इसे समझते हैं। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर प्रदेश। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद का स्थिति का है। ये सारे कंटेंट से सवाल बनते हैं दोस्तों, तो आप डरे ना, आप ज्योग्राफी पढ़ाई करी है तो इन सारे कंटेंट्स को रिवाइज करिए। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है 6100 से 200 मीटर, यानी 200 से 6100 मीटर, सॉरी माफ कीजिएगा 600 से 1200 मीटर, थोड़ा सा टंग स्लिप हो गई।
लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुरा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री यानी बृहद हिमालय। ये 6100 इसकी ऊंचाई है, 6100 मीटर। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई, देखिए दोस्तों ये औसत ऊंचाई है, अब कितना ऊंचा भगवान जाने, कोई नापा नहीं। एवरेज हाइट है 6100 मीटर हमारे हिमालय पर्वत की। ग्रेट हिमालयाज। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन यानी ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। तो जो पूर्वी हिमालय उसकी तुलना में पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन थोड़ी कम है। आगे बढ़ते हैं अपने इस कंटेंट में। उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं, उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। सबसे प्राचीन भारत की जो पर्वत है वो है अरावली पर्वत। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी वर्ष है? 6 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया। दिस इज द कंटेंट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ कंटेंट जो मैं लगा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अविशिष्ट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी 2695 मीटर, केरल। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल। आगे बढ़ते। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट से। इलायची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु। कार्डेमम की पहाड़ी जो है इलायची की पहाड़ी। सेबराई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। यानी ये जो भारत का नक्शा आप देखेंगे तो ये यहाँ से ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये दोनों जहाँ मैच करते हैं उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। भारत की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शायद आपको दिखे, ये सारे पर्वत को एक स्लाइड में दिया गया है। यहाँ देखिए ये अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के रेंज में आता है। हिंदुकुश पर्वत नंगा पर्वत से नामचा बर्मा तक जाती है। और ये सारे पर्वत देखिए गॉडविन ऑस्टिन K2 है ना, झेलू, ये सब नदियों का नदियाँ हैं। कैलाश है, बृहद हिमालय, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा भारत के ये पर्वत श्रेणी है। यहाँ से ये पूरा हिमालय का आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा ट्रेंडेड। तो इसीलिए ये कहा गया था जो पूर्वी है वो जो पश्चिमी है वो ज़्यादा ट्रिपलेट है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पूरा नीचे देखिए आप, नीचे यहाँ से जो बात करी गई थी ये देखिए पूर्वी घाट है ये, और ये रहा पश्चिमी घाट। तो ये पूरा पश्चिमी घाट और ये है जो पूर्वी घाट है। और ये देखिए अन्नामलाई है ना, और ये आप देखेंगे यहाँ पे पूरा ये दोनों ये जॉइंट करता है। तो पूरा का पूरा ये जो है ये नीलगिरी पर्वत है। तो तमाम ये जो आप देख रहे हैं सेबराई अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, और ये श्रीलंका है, हिंद महासागर, इधर ये आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर, ये हिंद महासागर, तीनों है। तो नक्शा में पर्वत, मरुस्थल, पठार और दर्रे दिखाए गए। तो चलिए कुछ आइडिया लग गया होगा आपको पर्वत को। ये पर्वत सारे पर्वत है। यदि आपको पूरा पढ़ना है, हर एक पर्वत के बारे में पढ़ना है, तो दोस्तों ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच हम इस यूट्यूब चैनल पर ले रहे हैं। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी फाउंडेशन पे जाइए, देखिए धीरे धीरे उस पर वीडियो लोड हो रहे हैं। ठीक है। माना दर्रा उत्तराखंड के किससे जोड़ता है? तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान। हिमालय पर्वत एक श्रेणी है, आराकोनयम पर्वत। हिमालय पर्वत की श्रेणी है आराकोम पर्वत कहते हैं। आराकानयोमा पर्वत यहाँ लिखा हुआ है। किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। आगे बढ़ते हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर और फिर पंजाल। ये बिहार एसआई में पूछा हुआ है, कुल्लू घाटी। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई।
नाथुला दर्रा, आप कहेंगे दर्रा क्या होता है, तो दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता दर्रा कहलाता है, पास, इसलिए कहते हैं नाथुला पास। पास मतलब आप पास कर जाएंगे। किस राज्य में है, सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए यहाँ लेपुलेख के बारे में पूछा है, लेपुलेख, माना और नीति। तो धर्मा, नीति, माना, लेपुलेख, ये 4 दर्रे जो है उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध का मैदान, बहुत ठंडा होता है, -55 डिग्री है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किस भाग का है, प्रायद्वीपीय भारत का है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए, पोलोजोइक महाकल्प, पोलोजोइक एरा में हुआ। अरावली एवं मध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार है, राजस्थान। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। यानी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो विस्तृत है, उसका जो पूर्व का क्षेत्र है उसे द्वार और पश्चिम का जो क्षेत्र है उसे दून कहते हैं। इसलिए देखिए आप नाम है, पूर्व वाले का नाम है द्वार, तो नाम है हरिद्वार, नाम तो सुना होगा। पश्चिम में है दून, तो क्या है, देहरादून। तो ये बताना चाह रहा था। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो 1214.7 किलोमीटर, गुजरात। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है, 9 राज्य हैं तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट में। भारत के तटीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा, ये सारे स्टेट हैं, 9 स्टेट। ये सारे 9 स्टेट हैं भारत के जो तटीय राज्य में आते हैं। उसके बाद पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, ये 4 जो है वो क्या है, यूटीज हैं। तो 9 राज्य और 4 यूटीज भारत के तटीय राज्य हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर का नाम किस का सूचक था, तो हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है, कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है, तो केप कोमोरिन, केप कोमोरिन कन्याकुमारी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई की चोटी कौन है, पीक, सेंडल पीक। आगे बढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, 572। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों की पृथक करता है, अंडमान को निकोबार द्वीप से। वैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहां से प्रारंभ होता है, धनुषकोडी से। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप कहां अवस्थित है, अरब सागर में। लक्षद्वीप कहां अवस्थित है, अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है, लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है, पम्बन द्वीप, रामेश्वरम, तमिलनाडु। ओके। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मुंबई। आगे बढ़ते हैं। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है, कच्छ के रन में। कच्छ का रन कहाँ है, आपके गुजरात में। सर क्रीक विवाद किन देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। बुर्जिला और बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक स्लाइड में सारे पर्वत की बात करी जा रही है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर है, शिखर, देश, ऊंचाई। तो माउंट एवरेस्ट ये भारत में नहीं है, नेपाल में है, 8848.86 मीटर ऊंचा है। K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत में है, लेकिन अभी फिलहाल पीओके का हिस्सा है। देखिए यहाँ भारत पीओके लिखा है, तो भारत का है लेकिन भारत में नहीं है, क्योंकि पीओके भारत में है नहीं। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा चोटी या ऊंची पर्वत कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन K2 है, 8611। और विश्व का कौन सा हो गया, नेपाल। विश्व का नेपाल, भारत का गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर कहे भारत में तो कंचनजंगा है, ये हमारे भारत में है, सिक्किम में 8586, ये फाइनली भारत में। ओके, भारत में कंचनजंगा सिक्किम, भारत का गॉडविन ऑस्टिन पीओके
और भारत का नहीं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल। उसके बाद मकालू है, ये भाई साहब मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत, कामेत भारत, नामचा बर्मा, गुरुधाला, ये सारे पर्वत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जलवायु, क्लाइमेट। तो चलिए अब जो कंटेंट होगा वो क्लाइमेट से रिलेटेड होगा। तो चलिए क्लाइमेट के बारे में समझते हैं। आइए इससे रिलेटेड कंटेंट क्या क्या है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांशीय अवस्थिति होती है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। लैंडफॉर्म्स, लैटिट्यूड माने अक्षांश, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, और नियरेस्ट ऑफ सी समुद्र से निकटता, एन, डी फॉर डायरेक्शन पवन की दिशा, एफ फॉर फॉरेस्ट वन, ओ फॉर ओशियन करंट समुद्री जलधाराएं, आर फॉर रेनफॉल वर्षा, एम फॉर माउंटेन पहाड़, और एस फॉर मिट्टी यानी कि सॉइल। ये सारे लैंडफॉर्म्स यूज होते हैं पर्यावरण हमारे इसके लिए। तो ये सब यूज होते हैं जलवायु के टर्म्स में। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये जो हमारा इंडिया का नक्शा है आपने देखा होगा, मानसून इधर से आती है इसे, इसलिए तो केरल के तट पे पहली बार आती है। जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मालाबार तट पे अभी बारिश आई है, बरसात का मौसम, मानसून आ चुका है। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। 80% वर्षा इसी से होती है, और 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से, और 17% वर्षा होती है लौटती मानसून से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु में। देखिएगा ठंड के मौसम में हमारे इधर रहती है तो तमिलनाडु में बाढ़ आ जाती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 125 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक किन क्षेत्रों में वर्षा होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। मेघालय में है गारो खासी जयंतिया पहाड़, और वहीं पर एक जगह है चेरापूंजी मासीराम या मनीषरम मेघालय, वहाँ सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यह सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप पर निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स, तो व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली ये पवने हैं। ये पवने उपोष्ण उच्च वायु दाब की कटिबंध 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है। अब जो लोग वर्ल्ड पढ़े होंगे, वर्ल्ड के साथ साथ वर्ल्ड के मैप्स में पवन के बारे में पढ़े होंगे कि पूर्वा पवन, पछुआ पवन, व्यापारिक पवने, उन्हें ये टॉपिक समझ में आ रही होगी। जो भी नए लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है वो घबराए नहीं, रिवीजन करिए, और हमारे यूट्यूब के इस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच मिलेगा, जहाँ पर आपको हर एक कंटेंट की एक डिटेल जानकारी या डिटेल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है, जैसे कि क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। तो पहले आप उसे देखिए, और उसे भी देखिए और इसे भी देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल वैशाखी। देखे है पश्चिम बंगाल और असम में चाय वर्षा भी कहते हैं, टी शावर। सावर मतलब क्या होता है? बूंद बूंद गिरना बारिश की तरह, इसलिए तो सावर लगा रहता है ना अमीरों के घर में बाथरूम में, देखे होंगे। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख। जम्मू कश्मीर के बाद अब तो लेह लद्दाख खुद में ही एक बना हुआ है अपना यूटी। कोपेन यानी विद्वान का नाम है, ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया? तो 5 भागों में। जलवायु के निर्धारण के आधार वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति, ये तीनों है। तो कोपेन के जलवायु सिद्धांत में कोपेन ने बड़ा ही लंबा चौड़ा डिसीजन दिया, जो कि पीजी वगैरह में काम आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वालों को नेट वगैरह के एग्जाम में आते हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ, पहले ये पढ़ लीजिए। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत, क्षेत्र, लघु और शुष्क ऋतु वाली मानसून जलवायु AMW, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, ग्रीष्म ऋतु AS है, तमिलनाडु का कोरमंडल तट है, उष्ण कटिबंधीय सावना जलवायु AW है, कर्क रेखा के दक्षिण प्रद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है।
आगे बढ़ते हैं। अर्ध शुष्क स्टेपी BSHW है जो उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग हैं। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, और शुष्क शीत ऋतु CWG गंगा का मैदानी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्व भारत का अधिकतर प्रदेश। तो क्या कह रहा, उत्तरी क्षेत्र, तो CWG हो जाएगा बिहार वाला, ये जरूर याद रखिएगा, बिहार BPSC में पूछा हुआ है। उसके बाद DFC है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, और ध्रुवीय तुल्य जलवायु E जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ET। आपसे पूछेगा कौन, तो CWG याद रखिएगा सिर्फ। तो उत्तरी क्षेत्र, अधिकतर भारत के जो क्षेत्र आते हैं, उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान, और उत्तरी क्षेत्र आता है जहां पर कृषि, वनस्पति वगैरह की चीजें होती है, तो भारत के अधिकतर प्रदेश इसी में आता है। तो इसलिए क्वेश्चन आपको CWG ही से पूछेगा। कहीं जैसा ही इस तरह का क्वाड देखिएगा, सीधा CWG मार दीजिएगा, वही सही उत्तर होता है, उतना मत पढ़ने की जरूरत नहीं है। या फिर आपने अगर फाउंडेशन में पढ़ाई करी है तो आपको ये सारी बातें समझ आ रही होगी। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलमान स्विमिंग पट्टी है। ICTZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। तो उत्तर की और दक्षिण की दोनों व्यापारिक पवनें जहां मिलती है, दोनों पवनों को मिलने से विषुवतीय पछुआ पवन की उत्पत्ति होती है, इसे ही ITCZ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में एक मैप के जरिए कुछ बताने की कोशिश करी जा रही है स्लाइड में। तो ये देखिए, आपको पहले सबसे नीचे ले चलते हैं। ये देखिए केरल के क्षेत्र में ये जो मानसून आती है, ये आती है। देखिए यहाँ पे डेट भी दिया 1 जून का प्रथम सप्ताह केरल के मलाबार तट, ये तिरुवनंतपुरम केरल, और फिर 5 जून को इधर से, और यही बारिश आगे चलती जाती है। और ये देखिए मई के महीने से यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि यहाँ बीच में कहीं पहाड़ नहीं है, तो ये सीधे चली जाती है कहाँ, गारो खासी जयंती यानी मेघालय, असम। और उसके बाद ये सारे मानसून इधर आते हैं, इधर के पहाड़ से टकराते हैं, कुछ मानसून इधर से आते हैं, फिर ये दोनों जाकर के वापस यहाँ दिल्ली में सारे मानसून मिल जाते हैं, मीटिंग पॉइंट है इधर का भी और इधर का भी, और फिर वापस में लौटने लगते हैं। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा हो जाती है कहाँ पर, तमिलनाडु, चेन्नई में। ये देखिए इधर से लौटती है। तो ये पूरा नक्शा के जरिए बताने की कोशिश करी जा रही है। आप उम्मीद करते हैं कि समझेंगे। यदि कोई बच्चा पढ़ा होगा तो वो समझेगा, जो नहीं पढ़े हैं, जो नए हैं, वो भी चीज़ों को देखिए, धीरे धीरे देखते देखते आपको समझ आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी ये तो मैं टारगेट और रिवीजन यही बैच है, तो यहाँ वही बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे जो पहले से पढ़े हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्यतः कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, केरल में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, छोटा नागपुर का पठार। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं, नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एलिनो, लानिनो आदि। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तमिलनाडु। ये अभी इस बार स्टेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, स्टेट, बिहार स्टेट में। आगे बढ़ते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, उनकी ऊंचाई में विभिन्नता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में। भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए किसके उत्तरदायी माना जाता है, पूर्वी जेट प्रवाह। ये सब क्या है, एयर फ्लो है, वायु है। कॉफी, वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक से। चेरी ब्लॉसम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बीपीएससी में। आम्र वर्षा, मैंगो साबर किस राज्य में है, तो केरल और तटीय कर्नाटक, केरल कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वर्षा का वितरण के बारे में बताया गया एक स्लाइड में। तो भारत में वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है, इसे आप जरूर याद रखिए, परंतु अलग अलग क्षेत्र में भिन्नता पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ी, यहाँ सब ज्यादा वर्षा होती है। उसके बाद मध्य वर्षा क्षेत्र है गुजरात के दक्षिण भाग, तमिलनाडु, ओडिशा, यहाँ सब मिनिमम वर्षा होती है। और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और ये गुजरात, पूर्वी राजस्थान। और अत्यंत अल्प वर्षा, एकदम वर्षा नहीं के बराबर होती है, तो वो होती है आपके लद्दाख में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेशों में। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश के धरातल 12 किलोमीटर,
पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे ज्योग्राफी के लेक्चर्स वीडियो 2। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा से समझ भी आया होगा। नए बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये टारगेट और एक रिवीजन बैच है, लेकिन फिर भी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी उन तकलीफों को दूर कर देंगे। इसी तरह सारे विषयों का इस पे चल रहा है, तो आप उसे देखना ना भूलें। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। साथ ही जीएस के संपूर्ण विषयों का ये महा रिवीजन क्लास आप जरूर देखिए। इसके अलावा बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसे भी देखना ना भूलें। और इन सारे अपडेट्स को पाने के लिए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।